ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग लास्ट टाइम? कहाँ तक किया था? 1 मिनट, ऊपर करते जाओ, करो करो, ऊपर करो। ये हो नहीं क्या था? हाँ, ये हो गया था। ये भी हो गया, हाँ चलो जाओ। इसके बाद आगे, हाँ, यहाँ से शुरू करना। सही है। ओके। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो हमारे सिंटेक्स के लिए थी स्पेशली। सही। एट्रीब्यूट ग्रामर हाँ CFG या BNF का एक्सटेंड करती है और उसमें सिमेंटिक्स भी इंक्लूड कर देती है। फॉर एग्जांपल CFG तो सिर्फ ये चेक करेंगे ना कि इफ़ के आगे क्या क्या आ सकता है, राइट? हम्म। और सेमी कॉलन है या नहीं, या इंडेंटेशन है हम्म। या नहीं, एंड सो ऑन। एट्रीब्यूट ग्रामर से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है विद इंटीजर, विद टाइप इंटीजर, उसमें इंटीजर हम्म। की वैल्यू जा रही है नहीं जा रही, राइट? अच्छा। इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट ग्रामर्स को यूज़ करके उनके सेमेंटिक्स चेक कर सकते हैं फॉर ग्रामर। और रहो, सीएफजी में क्या हो रहा था? CFG में तो सिंटेक्स सिंटेक्स डिफाइन हो रहा था लैंग्वेज का। ओके, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक सिमेंटिक्स क्या आती है? जो कि हमारे पास विदाउट रनिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि refers to that ensures certain aspects of our program structure are correct without directly involving its runtime। जो जो ऐसे ऐसे semantics जो कि हम लोग रन किए बगैर चेक कर सकते हैं कि whether they're correct or not। For example, these rules include type checking, variable declaration, which can be enforced at compile time। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया int x इक्वल्स टू 5, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने int y इज इक्वल्स टू 7.9, राइट? तो वो हम्म। 7.9 वाले हम्म। में एरर आ जाएगा। ओके, दोज आर द हाँ। सिमेंटिक्स जो कि कंपाइल टाइम पे हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिमेंटिक्स होते हैं जैसे कि डायनेमिक सिमेंटिक्स, जो दो चीज़ों को प्लस करके इवेल्युएट करके तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उस वक्त पता चलता है। हम्म। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पॉइंट इज रन टाइम पे पता चलता है, राइट? हम्म। तो उसको डायनेमिक सिमेंटिक्स कहता है। रऊफ तो, नहीं, एक मिनट, इन दोनों में डिफरेंस मुझे नहीं क्या समझ देखो, आया। एट्रीब्यूट ग्रामर तुम्हारे हाँ। पास क्या है इसमें कि हम लोग ने इंटीजर नम वेरिएबल बनाया, नम डाटा टाइप हम्म। इसकी इंटीजर सेट की और उसकी वैल्यू 3.5, हम्म। राइट? तो ये एरर आ जाएगा। ये एरर कब आएगा? रन टाइम पे आएगा, कंपाइल टाइम पे आएगा? हम्म। पता नहीं, नहीं। कंपाइल रन टाइम टाइम पे पे आएगा। नहीं, कंपाइल टाइम पे। अच्छा। क्योंकि इसको रन करने की क्या ज़रूरत है, कंपाइल होते हुए सामने नज़र आ जाएगा कि ओके यस, ओके, सही। राइट? इसमें एक और एरर, राइट, हो रऊफ, सकता है। आवाज अटक रही है, अटक रही है, आवाज अटक रही है। बेहतर हो गई? रऊफ, आवाज फिर से बताओ, तुमने क्या बोला ऊपर वाली बात? कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला था कि इसमें रन करने की क्या ज़रूरत है चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि नम जो है वो इंटीजर है और नम को वैल्यू असाइन हुई हुई है 3.5। तो इसको रन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। एक और एग्जांपल ये है कि हो सकता है एक्स इनिशियलाइज ना हो। एक्स इनिशियलाइज का क्या मतलब है कि पहले तो ऐसे डिफाइन करते हैं ना जावा या सी में, हम्म। राइट? तो यहाँ पे इनिशियलाइज ही ना हो तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। ये भी क्या है, स्टैटिक सिमेंटिक्स ही है। क्यों? क्योंकि इसमें रन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर ऊपर उसमें हम्म। कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर है। अब डायनेमिक सिमेंटिक्स में फॉर एग्जांपल, रऊफ देखो, डायनेमिक सिमेंटिक में हमारे पास रन टाइम पे चेक हो रहा होता है, और जो स्टैटिक सिमेंटिक है उस पे उस दूसरे वाले टाइम पे चेक हो रहा होता हाँ, है ना? यस, ओके। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास तुम हम लोग एक अरे की ना कंटेंट्स प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? लिस्ट की कंटेंट्स हम्म। प्रिंट करवा रहे हैं। हम्म। उस लाइन की कंटेंट 5 है और यहाँ पे लूप हम्म। चल रहा है 10 तक, और मैं बारी हम्म। बारी उसके इंडेक्सेस को प्रिंट कर रहा हूँ। हम्म। तो कभी ना कभी एरर आएगा, राइट?
हाँ, तो वो एरर स्टैटिकली डिटरमिन होगा या नहीं, कंपाइल टाइम पे रिटर्न होगा या तो फिर रन टाइम पे, रन टाइम पे होगा। राइट? क्योंकि तो वो डायनेमिक सिमेंटिक है, वो उससे पहले डायनेमिक कर ही नहीं सेटिंग। सकते हम लोग, अनलेस कि तुम्हें आईडी बता दे, वो अलग बात है। लेकिन कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल आगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स आए थे मेरे ख्याल से, कि जावा जो है, एक्चुअली नहीं, नेवर माइंड, छोड़ दो, वो डिफरेंट चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पे वही लिखी है, वाइल कॉन्टेक्स्ट फ्री grammars handle the syntax, लगा दो ये। attribute grammars are used to express more complex aspects like its type or scope rules. Attributes, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम लोग वो जो सी एफ जी बनाई थी ना, राइट? तो सी एफ जी में जी। वो जो नॉन टर्मिनल्स थे और टर्मिनल्स थे एंड सो ऑन, राइट? तो हाँ। एट्रीब्यूट ग्रामर में क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग, और वो डॉट लगा के ना बेसिकली उसके वेरिएबल्स बना रहे होते हैं। अभी एग्जांपल आएगी आगे। फॉर एग्जांपल एक चलो छोड़ो, मैं आगे ही बताऊंगा। रऊफ, मुझे ये बताओ एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स बेसिकली, अच्छा। ओके। ठीक है? वो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं होते थे, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाँ प्रोग्रामिंग के हाँ। अंदर, वो हाँ हाँ। क्लास के साथ जो एसोसिएटेड होते थे, इसलिए सही एट्रीब्यूट्स है। नाम दिया हुआ इसका। हम्म। अच्छा, एट्रीब्यूट computation functions. These functions calculate the values of attributes. For example, if an expression is x plus y, a computation function might check if x and y are both numbers and then assign the correct type to the result. रऊफ, इसमें ये हो रहा है ना कि मतलब हम जो एट वेरिएबल्स को वैल्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उनमें हमारे पास आगे मतलब जैसे सॉल्व हो रहा है, जैसे उन्होंने एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, हम्म, तो उसमें सॉल्विंग हो रही है। हाँ, बेसिकली सॉल्विंग हो रही है और करेक्ट हम्म। डेटा टाइप असाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है इसका, अगर x की डेटा टाइप इंटीजर है और y की डेटा टाइप इंटीजर है, तो प्लस करके क्या आएगा? वो जो उनका रिजल्ट होगा वो आएगा, मतलब डेटा एक्स टाइप प्लस क्या वाई होगी? की इंटीजर ही होगी। हाँ, राइट। लेकिन अगर एक फ्लोट है, दूसरा इंट है, तो क्या होगा? हाँ। तब भी प्लस हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन उसकी हाँ। इनकी रिजल्टिंग डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। अगर फ्लोट को इंटीजर से प्लस करते हैं, 3.5 को तुमने 3 से प्लस किया, तो क्या आएगा आंसर? सिक्स इंट। 6.5। तो 6.5 इंट कैसे है, फ्लोट है। राइट? तो पॉइंट हुआ इसके को जो एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन फंक्शन है, वो वैल्यू तो हम्म। कैलकुलेट कर रहा है, साथ साथ डाटा टाइप भी डिटरमिन कर रहा है कि जो रिजल्ट की डाटा टाइप होगी वो क्या होगी। बात तो समझ में आई? हाँ, मतलब तो वो ये चीज बता रहा होता है कि रिजल्ट की डेटा टाइप क्या है। हाँ, असाइन कर रहा होता है। रऊफ, अभी जो तुमने बात बोली तो फिर से बोलो, मैं लिख रही हूँ। क्या बात बोली थी मैंने? तुमने बोला था वैल्यू, मतलब जैसे फॉर एट्रीब्यूट। एग्जांपल हाँ, बताओ। एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन फंक्शन, सही है, वो क्या हाँ। कर रहा है? सबसे पहले तो प्लस भी कर रहा है, और हम्म। इनका जो रिजल्ट है उनकी डाटा टाइप भी डिटरमिन कर रहा सही है। है। यही था, हम्म। बस आगे बढ़ो। एक मिनट। सही है, आगे। ठीक है। प्रेडिकेट फंक्शंस क्या होता है? प्रेडिकेट फंक्शंस होते हैं कि हम लोग ये करते हैं यूज चेक करने के लिए कि वो रूल्स को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आगे एग्जांपल आएगी ना, तो मैं उससे बेहतर समझाऊंगा प्रेडिकेट सही है। फंक्शंस की। अच्छा भाई, एक है तुम्हारे पास सी एफ जी लिखी हुई है या बी एन एफ लिखी हुई है, एक्सप्रेशन हम्म। रिप्लेस हो रहा है किससे? टर्म प्लस टर्म, टर्म। हाँ। राइट? अच्छा, हम्म। अब ये सारी की सारी क्या है? वेरिएबल्स हैं बेसिकली, हम्म। सॉर्ट ऑफ नॉन हम्म। टर्मिनल्स, कुछ भी कह लो इनको, है ना? हम्म। तो इनके हर एक के साथ इन आवर एट्रीब्यूट ग्रामर वाली एक्सटेंशन, हर उसके साथ एक एट्रीब्यूट असाइन हुए होंगे डॉट करके। फॉर एग्जांपल टर्म डॉट हम्म। टाइप, तो जो टर्म की टाइप है वो आ जाएगी यहाँ पे, मतलब। अच्छा, हाँ, कि मतलब टर्म एक। एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं नहीं, बताओ, मुझे समझ नहीं आई बात।
मुझे let me just skip to the example. अच्छा ओके, मतलब हम टर्म में जो भी चीज असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल टर्म में हमने कोई फ्लोट वैल्यू असाइन कर दी, हम्म। ठीक है, हाँ। तो फिर उसकी टाइप आ जाएगी। हाँ तो डॉट टाइप से वो फ्लोट हो रहा होगा उसका। एक सेकंड मुझे एग्जांपल देखने दो और ये देखने दो मुझे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, synthesize attributes as effects up to the parse tree son to father. These pass information up the parse tree. Inherited attributes down to the tree from father to son. These pass information down the parse tree. ये भी एक example आएगी. The production of grammar has a semantic function and a set of predicate intrinsic attributes, special types of syntax assigned to the leaf nodes. ठीक है, याद रखना. मुझे ये भी बताना. एक एग्जाम्पल आने दो. Attribute grammar example, data function naming convention. ठीक है, syntax rule. रऊफ एक मिनट, हम पिछले अभी कहाँ पे थे, हम ऊपर थे ना? हम लोग थे यहाँ पे कंपटीशन और प्रेडिकेट पर, राइट. उसके बाद मैं हाँ, एग्जाम्पल दिखा ये रहा हूँ कि मान लो, व्हाट आर प्रेडिकेट जो एंड वो. ये जो ऊपर वाली जो चीज हमने बताई थी, ऊपर करो। हम्म, आ, नहीं, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है ये? मैं बता रहा हूँ ना, वही प्रेडिकेट तो दिखा रहा हूँ. फंक्शन। रुको एक सेकंड. वेयर इज इट. हाँ, ये देखो. ये है तुम्हारे पास एट्रीब्यूट ग्रामर. इसमें सी एफ जी को एक्सटेंड किया हुआ है और उसमें रूल्स बताए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट ग्रामर तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन थी. क्या, सॉरी, वो सी एफ जी का है. ये है सी एफ जी तुम्हारे पास. कितने रूल्स है इसमें? एक ये, हाँ, दो। दो, तीन, हाँ, चार, पाँच, छः. टेक्निकली वो पाइप का मतलब वो होता है ना कि इससे भी रिप्लेस हो अच्छा, सकता है, इससे भी रिप्लेस हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन. ठीक है. सही है। तो पहले वाले को ज़रा अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और सेकंड वाले पे आओ. ठीक है. अच्छा, हाँ। ओके. एक्सप्रेशन में लिखा हुआ क्या था हम्म। यहाँ पे? वाह। सिंटेक्स रूल ये रहा, राइट. सिंटेक्स रूल एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है किससे? वार टू और वार थ्री. वार टू और थ्री क्यों लिखा है? क्योंकि वो पहले वाले में वार सिंपली था, तो यहाँ पे वार टू और वार थ्री है. ओके. ओके, ये। ओके, अब यहाँ पे सिमेंटिक रूल देखो. हम्म। यहाँ पर एक्सप्रेशन, पहले तो इसको समझो कि ये है क्या एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन हम्म। की भी वैल्यू वो हो जाएगी, यानी कि बेसिकली एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है विद व्हाट? वार टू प्लस वार थ्री. हाँ। सही. हम्म। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप, लेफ्ट एरो, क्या हो जाएगी? हम्म। कि अगर var2 टू की एक्चुअल टाइप इंट है, यानी कि var2 ये रहा, हम्म। var2 की एक्चुअल टाइप अगर इंट है और var3 की हम्म। एक्चुअल टाइप अगर इंट है, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? इंटीजर। हाँ, तो रिटर्न क्या कर रहा है? देन इंटीजर, एल्स अच्छा। रियल. हम्म। यानी कि अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो फिर रिटर्न टाइप इनकी क्या हो जाए? इंटीजर, वरना हम्म। रियल हो जाए. अच्छा, रऊफ अब मेरी बात सुनो। हम्म. ये जो हम लिख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मतलब एक की फ्लोट लिख दी, एक की इंटीजर लिख दी, और ये हम क्या देख के मतलब बना रहे हैं रूल कि मतलब इफ हमारे पास आ रहा है एक्चुअल टाइप इंट का, मतलब ये इसको हम इंट के ही इक्वल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग के रूल्स पता है कि अगर इन दो इंटीजर को आपस में प्लस करते हैं तो फिर इंटीजर रिजल्ट होता है. अगर अच्छा। किसी कोई एक भी फ्लोट होता है या दोनों फ्लोट होते हैं तो हम्म। फिर क्या होता है? हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ ना कि हमने इंटीजर ही क्यों लिया, हम फ्लोट ले भी तो लो. लिख सकते थे। तो प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका थोड़ी होता है.
ओके, अच्छा ये मिस ने इस तरह लिखवाया हुआ है विद ओनली इंट, लेकिन हम इसको फ्लोट भी लिख सकते हैं, है हाँ, ना? लेकिन फ्लोट्स करोगे तो और लंबी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें फ्लोट में सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ var एक्चुअल टाइप इक्वल्स टू फ्लोट, कि पहला वाला हम्म। फ्लोट और दूसरा वाला हाँ फ्लोट तब भी फ्लोट रिटर्न हो, हाँ। पहला वाला इंटीजर दूसरा वाला फ्लोट तब भी फ्लोट रिटर्न हो, पहला अच्छा। वाला फ्लोट दूसरा वाला इंटीजर तब भी फ्लोट रिटर्न हो, एल्स हम्म। इंटीजर रिटर्न हो। लंबी होगी ना। अच्छा। हम्म। एक कंडीशन है अच्छा। तुम्हारे पास इंटीजर रिटर्न होने की, बाकी सारी कंडीशन है तुम्हारे पास रियल रिटर्न होने की, यानी कि सही फ्लोट है, तो रिटर्न ये होने की। सिंपल सिंपल रहने के लिए हमने बस इंटीजर ले लिया, हाँ ठीक है। अच्छा, सिमेंटिक रूल में हमेशा मतलब ये एक पूरा मेथड है कि हम डॉट एक्चुअल अंडरस्कोर टाइप ये हम ऐसे लिखेंगे। हाँ, यस, सॉर्ट ऑफ। अभी लेकिन समझो पहले बात को, राइट। var 2 की एक्चुअल टाइप अगर इंटीजर है और var 3 की एक्चुअल टाइप अगर इंटीजर है, हाँ, तो तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप क्या होगी? एक मिनट। ये अच्छा, यही डिफाइन एक्सप्रेशन हो रहा है, ये हमारा, देखो, अच्छा, हाँ हाँ एक्सप्रेशन उनको। डॉट एक्चुअल टाइप और ये लेफ्ट एरो, यानी कि एक्चुअल एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप में क्या सेट हो जाएगा? अगर तो दोनों ये इंटीजर है तो दोनों। फिर इंट हो जाएगा, अगर तो हाँ। कोई भी और केस है तो फिर रियल। रियल हो जाएगा। रियल। ओके। अच्छा, सिमेंटिक रूल और से तो वो तुम्हारे पास असाइन हो गई। सही है। सही है, और ये var 2 और var 3 की वैल्यू कंप्यूट होके एक्सप्रेशन में जाएगी, तो जब भी हम इसको इंटीजर कह रहे हैं क्योंकि उन दोनों की वैल्यू इंटीजर है। हाँ, अगर सही है है, ना? अगर है, हमें नहीं ओके, बताना। आ गई। सही है। ओके, तो एक्सप्रेशन डॉट एक्चुअल टाइप में तुम्हारे पास चले चले गया वो। हम्म। ओके, अब हमें ये भी तो चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन है हम्म। ऊपर, इसकी इसकी एक्सपेक्टेड टाइप भी तो चेक करनी है। अगर ये डिक्लेयर ही हुआ है तुम्हारे पास फ्लोट से, समझ में आए? अगर एक्सप्रेशन डिक्लेयर हुआ हुआ है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है कि फ्लोट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी, फ्लोट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो, हाँ, हम्म। तो इसमें इंटीजर की वैल्यू जा सकती है? नहीं। नहीं जा सकती ना। तो ये नहीं। प्रेडिकेट फंक्शन क्या चेक कर रहा है? रूल चेक कर रहा है कि अगर, तो ये क्या होना चाहिए कि एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप उसकी एक्सपेक्टेड टाइप से बराबर होनी चाहिए। एक्चुअल टाइप एक्सपेक्टेड टाइप से बराबर होनी चाहिए, अच्छा। बात समझ में आई? एक्सपेक्ट थोड़ा सा समझाओ, वैसे तो समझ आ गई है कि मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन की जो आ रही है टाइप, वो जो जो उसको असाइन हुई भी है उसी के इक्वल हो, है ना? हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि इंट एक्सप्रेशन, बस यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया हुआ है, राइट। हम्म। अब मैं कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 2, रिजल्ट क्या आएगा? 7.5। हाँ। एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट। अ, अच्छा, ओके, सही है। एक्सपेक्टेड टाइप क्या होनी चाहिए, क्या होती? इंट। इंटीजर। तो वो हाँ। एरर आ जाएगा ना। हम्म। आना भी हम्म। चाहिए क्योंकि हम लोग ने डिफाइन या इनिशियलाइज इंटीजर से किया हुआ है, और आउटपुट में या एक्सपेक्ट एक्चुअल में फ्लोट आया है, तो फिर एरर आना चाहिए, राइट। तो प्रेडिकेट फंक्शन यही कंडीशन डिफाइन कर रहा है कि एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप उसकी, एक्सपेक्टेड टाइप के बराबर हो। यस, सही। ठीक है। ओके, सही है। अब एक हम्म। और सिंटेक्स पे आ जाओ। एक तो ये वाला किया हम लोग ने, अभी ऊपर वाले पे आऊंगा मैं। रऊफ, अच्छा बात सुनो, इंडिविजुअल ये हमारे यस, पास ये जो रूल लिखे हुए हैं, हर यस, इंडिविजुअल रूल के लिए हम सिमेंटिक्स भी लिखेंगे और प्रेडिकेट सिमेंटिक्स कह रही हूँ, एग्जैक्टली, क्या हाँ, है? सिमेंटिक और प्रेडिकेट और दोनों। प्रेडिकेट भी। ओके। अब एक ये ठीक है। एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है वर्ड, सही है। हम्म। इसका तो इसका तो सिंपल है, कुछ भी नहीं कैलकुलेट हो रहा, राइट। तो सिंटेक्स रूल इसका ये रहा, सिमेंटिक रूल, एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप हाँ। क्या हो जाए? और वेरिएबल वर्ड। की एक्चुअल टाइप, वर्ड। खत्म। अच्छा। ठीक है। कोई प्लस प्लस कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो जो वार की एक्चुअल टाइप होगी वो एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप बन जाएगी। ठीक है। सही है। और फिर एक फाइनल मिनट चेक कर रहा रुको। है। हम्म, रुको जरा, मुझे समझने दो, रुको। मैंने अपने पास भी खोला हुआ है। अच्छा, जो देखो हमने सबसे अभी जो हमने पहले करा है, ठीक है। हाँ, जो हमने पहले किया है वो वार प्लस वार, जो हमारे पास सेकंड वाली एक्सप्रेशन, जो हमारे पास सेकंड सेमेंट सिंटेक्स रूल था उसका है ना? यस, अच्छा रऊफ, उसमें हमारे पास एक सिंपल वार भी तो लिखा हुआ है। सिंपल कहाँ लिखा है यार? मतलब जैसे एक तो ये है, सही है।
अब इसके साथ एक और var भी लिखा हुआ है, इसके लिए हम ये अलग से बनाएंगे। हाँ, तो देखो ना इसके ये पीछे क्या है। पाइप है, तो तो ये पाइप का क्या दूसरा मतलब रूल है। होता है, ये दूसरा रूल है ना। एक है एक है एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है वार हम्म प्लस वार से। दूसरा रूल है हम्म। एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है वार से। वो तो अच्छा तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग पाइप हाँ, लिखते हैं ना, सी सही सी है एफ जी। सही है। अच्छा, इसका इसका जो रूल बनेगा वो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन डॉट एक्चुअल टाइप और एरो इसकी तरफ और var डॉट एक्चुअल टाइप। हम्म, कि वार की एक्चुअल टाइप एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप बन जाए। सही है, और प्रेडिकेट फंक्शन में ये जो हमारे पास लिखा हुआ है वही वाली चीज है यप, ना। ऑन हो गया, ठीक सही। है। अब एक, हाँ अब अब यहाँ पे आ ए और जाओ बी। राइट। अब इसमें तीनों को एक ही में लिया हुआ है, अलग अलग भी कर सकते हो। हम्म, कोई चेंज नहीं था इनके रूल्स में, तो इसलिए तीनों को एक ही में लिया हुआ है। सही। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अच्छा एक और चीज, ए बी और सी है क्या। ए बी और सी है क्या? हम्म, ये टर्मिनल्स है राइट। टर्मिनल्स है। अच्छा। तो तुम्हारे पास इनकी जो वैल्यूज है ना या टाइप्स है, वो तुम्हारे पास हम्म, लुकअप टेबल में होती है, सिंटेक्स टेबल। अच्छा वो कौन ओके। सी टेबल होती थी, वो नाम भूल गया उसका। एक टेबल होती थी ना, सिंटेक्स हाँ। टेबल, कौन सी टेबल होती थी वो। खैर जो भी होती थी, उसमें हम्म, इनकी वैल्यूज और टाइप स्टोर होती है। तो इस केस में जब अच्छा। टर्मिनल्स आ जाए, तो तुम्हें इनका क्या पता चलेगा, ऐसा पता चलेगा, लुकअप लगाओगी। हम्म, सही है। और फिर ब्रैकेट में var डॉट स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है। सिंबल टेबल ये लिखा हुआ। ये वही है ना रोग, जिसमें हम लिख रहे होते थे जो भी हमारे पास सिंटेक्स में होता था अलग अलग करके, और फिर उसकी टाइप जैसे हाँ। सेपरेटर है, ये और सब वो एक चीज़ वाली मैंने चीज। गलत बताई थी, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं। राइट, तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो तुम्हारे पास सिंबल टेबल में स्टोर हुई भी होगी। ये वेरिएबल्स हैं हमारे ए पास। बी सी यस। ठीक है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है द लुकअप फंक्शन लुक्स अप द गिवन वेरिएबल नेम, चाहे वो ए हो बी हो सी हो, इन द सिंबल टेबल एंड रिटर्न्स द वेरिएबल्स टाइप। और ये रऊफ इन्होंने स्ट्रिंग क्यों लगाया हुआ है? दैट आई एम नॉट श्योर, स्ट्रिंग क्यों लगाया हुआ है इन्होंने। प्रॉबेबली उस शायद उस वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर हो। नहीं नहीं, वो लुकअप कर रहा है ना बेसिकली, तो वो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन लुकअप में तुम्हें द वेरिएबल का नाम इटसेल्फ चाहिए, तो ये वेरिएबल var डॉट स्ट्रिंग से उस वेरिएबल का नाम आ रहा है। तो इस लुकअप ब्रैकेट के अंदर var डॉट स्ट्रिंग करने से a आ जाएगा या फिर b आ जाएगा या फिर c आ जाएगा, फिर वो उसको लुकअप करेगा। आई कुड बी रॉन्ग लेकिन। पेन दो, वहां से पेन रखा है वो उठा के दो मुझे। रऊफ, अच्छा, और इसका प्रिडिकेट फंक्शन इसका प्रेडिकेट नहीं, रेड वाला। आखिरी वो को उसका नहीं होता, टर्मिनल्स होते हैं उनका प्रेडिकेट फंक्शन नहीं होता। सही है। ठीक है अच्छा। हम्म, वैसे हो तो सकती है, इसका इसका प्रेडिकेट फंक्शन भी हो सकता है, var डॉट expected type is equals to var dot actual type। अच्छा। ठीक है, डन। वो सही है। अच्छा एक सेकंड रुको अब। जी सर जीपीटी को देने दो क्योंकि मैं भूल गया ये क्या था।
the type expected by the expression must match the equal expression. I see. ओके okay. अब ये पहला रूल क्या है यहाँ पे? अ, ये रहा, राइट? हम्म ओके। एक है तुम्हारे पास वेरिएबल और दूसरा है हम्म तुम्हारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी हम्म प्लस माइनस एंड सो ऑन वाली चीज़ हाँ होती है, राइट? हम्म तो हम लोग इसके सिमेंटिक, इसके भी प्रेडिकेट नहीं है, इसके सिमेंटिक रूल क्या डिफाइन कर रहा है? इसका सिमेंटिक रूल ये डिफाइन कर रहा है कि तुम्हारे पास की जो वैल देखो, सबसे पहले तो कि वेरिएबल की जो सॉरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वही वेरिएबल की हो जाएगी, राइट? वाई हाँ इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। हम्म तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप वही हो जाए जो कि, ओके वेरिएबल की एक्चुअल टाइप है। हाँ, सही है। राइट, ताकि जो वेरिएबल की एक्चुअल टाइप हो वही एक्सपेक्ट करे एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप। हाँ मतलब एक्सप्रेशन की वही वैल्यू आए ना जो वेरिएबल की टाइप हो, यस। वही टाइप हो जो वेरिएबल की टाइप हो। हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है। डन। अच्छा, अब दो तीन और चीज़ें थी। ये तो मैंने मुझसे दो तीन दफ़ा कंफर्म किया था, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये बनानी भी नहीं होगी ट्री वगैरह। लेकिन हम्म। एक एक दो चीज़ें मेरे बाकी हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ें थी वो? एट्रीब्यूट ग्रामर्स, राइट? Synthesize attributes, pass up to the tree, pass son to father. These pass information up the parse tree. For example, कुछ ऐसे होते हैं attributes जो कि नी, नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। नीचे से ऊपर जाने का क्या मतलब है कि एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप कैसे पता चलेगी? जब ये दोनों कंप्यूट होंगे, हाँ राइट? जब उसके दोनों हाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है? फ्रॉम सन टू फादर, ये पेरेंट होता है, ये दोनों चाइल्ड होता है। फ्रॉम हम्म। बॉटम टू अप अप जा रही है ना। तो ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स कहते हैं, आई बिलीव। ओके। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, राइट। और ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि फ्रॉम पेरेंट टू सन जा रही होती हैं, या फिर टॉप टू बॉटम, उसे क्या कह रहे होते हैं? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। और फिर एक होता है तुम्हारे पास इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स, जो कि हम लोग लीफ नोड्स को असाइन कर देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू, हम इनको इनको वैल्यू जो है वो आउटसाइड ऑफ द ट्री मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल, ए बी और सी है, राइट? आ जाओ यहाँ हम्म। पे। ए को अपनी वैल्यू कहाँ से मिल रही है? वो तो ऊपर से। सिंबल टेबल से मिलेगी। नहीं नहीं, ओ ऊपर से नहीं मिलेगी ना। इसकी अपनी वैल्यू इटसेल्फ। इसकी अपनी वैल्यू तो रऊफ मतलब जैसे हम जो इनपुट करेंगे वही होगी ना। इनपुट करेंगे यानी कि ए की जो भी वैल्यू होगी या बी की जो भी वैल्यू होगी, सही है। और वो ओके। कहाँ स्टोर होती है? सिंबल टेबल में। सिंगल टेबल में। तो सिंबल टेबल इस ट्री के तो बाहर है ना। तो विच इज़ वाई हम्म। इससे जो लीफ नोड पे होता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स कहते हैं, क्योंकि अपनी वे वैल्यू सिंबल टेबल से उठाता है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दफ़ा फ्लो देख लो क्या हो रहा हम्म है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या है? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हम्म एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, हम्म सही? हम्म ओके। अब तुम्हारे पास ये टेक्निकली कंप्यूट ही नहीं हो सकता, या एक्चुअली ओके, लेफ्ट टू ऐसे ऐसे चलते हैं ना हम लोग। ए आया हम्म तुम्हारे पास, ए की हम्म एक्चुअल टाइप ली, इक्वल्स आया। ए की एक्चुअल टाइप क्या बन गई तुम्हारे पास? एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप। रऊफ एक मिनट रुको, ये देखो। सबसे पहले हमें सिंपल ये वाली जो नीचे एक्सप्रेशन है ड्राइव करवानी है विद ऊपर जो हमारे पास वो हैं वो रूल जो हैं है ना। हाँ, सही है।
अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। ऊपर अपने पास रूल्स खोलो, उन्हें मुश्किल होती रही। ये ड्रॉ नहीं करनी, मैं बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें बोल दिया था ये पार्स ट्री वगैरह, ये ट्रीज वगैरह नहीं नहीं आएंगे, तो मैं बस एट्रीब्यूट ग्रामर लिखनी होगी। अच्छा, ये देखो हमने असाइनमेंट जो क्या कहते हैं यार, सबर करो सबर। हम्म, पढ़ लिया था, 1 मिनट। हम्म, हाँ देखो, हमने रऊफ असाइनमेंट को वेरिएबल और एक्सप्रेशन में तोड़ा है ना? हम्म। सही है। वेरिएबल को हमने ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हाँ और इक्वल्स टू तो वैसे ही रहा। सही है। फिर हमने एक्सप्रेशन को जो है, एक्सप्रेशन को फिर हमने तोड़ा दो में। हाँ एक्सप्रेशन को हमने वर प्लस वर में तोड़ा, हाँ, ऐसे ही। ठीक है, और फिर उसको वो कर दिया। यप। अभी जब ये कर दिया तो हम लोग कैसे चलते हैं कि ट्री को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ऊपर वापस से, से, ऊपर से ऊपर से, ऐसे हाँ। ऐसे, लेकिन माउस नज़र आ रहा होगा मेरा, तो ऐसे हाँ हाँ हाँ। ऐसे सही है, जाता है और और फिर वो, ऐसे जाता है, हाँ एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे सही पहले है। ए आ गया तुम्हारे पास। हम्म। एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप क्या कहाँ से सेट हुई है, सॉरी, एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप कहाँ से सेट हुई है, जो एक्सप्रेशन जो उसका वेरिएबल था। हाँ, जो ए की एक्चुअल टाइप होगी, हाँ, उससे। उससे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप सेट हो जाएगी, हाँ, ठीक राइट। है। अब ये नीचे हम्म। गया, हम्म। ए की एक्चुअल टाइप आई प्लस हाँ बी की एक्चुअल टाइप आई, हाँ कि एक कौन सा कंप्यूटेशन फंक्शन था उसमें गया, और हाँ उससे एक्चुअल टाइप कैलकुलेट हो गई उसकी, और हाँ। एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप सेट हो गई। हम्म। और फिर वो चेक कर रहा है कि एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल टाइप अगर बराबर है, सही है। तो फिर वो वापस ऊपर लेके जा रहा है। सही है, समझ आ गया। रऊफ, एक मिनट ऊपर करो, ये अभी क्या आया था ट्री? ये ये भी वही वही है। चीज है? हाँ, ये भी वही है, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, ओके। अच्छा, evaluation static semantics in evaluating होगा, evaluating static semantics in compilers। Importance क्या है, checking is crucial in compiler design, obvious है, right। static semantics rule को check करना is important in compiler design, क्योंकि अगर static semantics को check नहीं किया तो फजूल में वो run होगा and then error आएगा, right। जबकि तुम्हारे पास compile time पे ही error आ सकता था, if it exists, तो फिर तुम्हें बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। Attribute grammar usage. Even if the writers are not formally trained in attribute grammars, uh, okay, even if compiler writers are not formally trained and they apply its core ideas, वगैरह वगैरह। Static semantics क्या होता है? Deals with rules like type checking and variable declaration, में वही बात लिखी हुई है। Complexity, उसके challenges आ गए कि attribute grammar के challenges क्या होते हैं। Describing all syntax and semantics for modern language using attribute grammars is complex and large। बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स होता है आजकल की लैंग्वेज में, एट्रीब्यूट ग्रामर्स डिफाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही है। फिर तुम्हारे पास इवैल्यूएशन कॉस्ट है, कि हम लोग हम्म। पार्सिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ लार्ज पार्स ट्री विद मेनी एट्रीब्यूट्स इज कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव, राइट। कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कैसे है कि हम लोग हर छोटी छोटी एक्सप्रेशन के लिए, खास तौर पे जो एक्सप्रेशन होंगी उनके लिए हम्म। ट्रीज बना के उसको इवैल्यूएट करना, वेदर दे adhere to the semantics या syntax rules is expensive, ठीक है। हम्म। एट्रीब्यूट ग्रामर्स का लेस यूसेज क्या, प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, लेस फॉर्मल वर्जंस ऑफ एट्रीब्यूट आर कॉमनली यूज्ड बाय कंपाइलर डेवलपर और प्रैक्टिकल चेक्स। आई हैव नो आईडिया कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्स। अच्छा, अब डायनामिक सिमेंटिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। वो रन टाइम बिहेवियर चेक करता है उसका। हम्म। उसका चैलेंज क्या है, there is no universally accepted notation approach for describing dynamic semantics। कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका नहीं है जिससे हम लोग डायनामिक सेमेंटिक्स को डिफाइन करें। जबकि सिंटेक्स का है, सिंटेक्स का क्या तरीका है? सिंटैक्स वो तो हमारे पास लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, हाँ, सी एफ जी, उनकी। बी एन एफ एंड सो ऑन, हाँ राइट। हाँ।
डायनामिक सिमेंटिक्स के लिए कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका नहीं है। कि वो डायनामिक सिमेंटिक किस तरह चेक हो, ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीका नहीं है हाँ, इसका। डिफाइन करना, नॉट चेक। ओके, सही है। इम्पोर्टेंस, अच्छा इम्पोर्टेंस तो बताइए, ठीक है। Why describing semantics is important? No need to understand what each statement does in a language. अच्छा भाई, प्रोग्रामर्स कंपाइलर राइटर्स और ये सब के लिए तुम्हारे पास हम्म। इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले प्रोग्रामर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच स्टेटमेंट डज इन अ लैंग्वेज। तुम्हारे पास अगर सिमेंटिक्स अगर तुम्हारे पास लिखी हुई है किसी लैंग्वेज की, हम्म। तो फिर हम लोग मैथमेटिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना है। बात समझ में आई? कि फॉर एग्जांपल, अगर एक एक चीज़ तुम्हारे पास लैंग्वेज में डिफाइंड है कि इसके हाँ। इसके जो फंक्शन है, लेट्स सपोज, या तो फिर ये कीवर्ड है, या तो फिर इसमें जो दो हम्म। चीज़ें प्लस हो रही हैं ये कैसे कैसे वैल्यूएट हो रही हैं, और किस तरीके से कंप्यूट हो रही हैं, राइट? हम्म। तो इवन विदाउट रनिंग द प्रोग्राम हम लोग हम्म। ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इट इज़ इफ़ इट्स एज एक्सपेक्टेड या नहीं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें पता भी नहीं है, ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या किस हम्म। किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है, तो हम लोग लिख तो देंगे, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए हमें रन करना ज़रूरी है, राइट? हाँ। इवन हमें लगने में दिखने में अगर सही भी चीज़ लग रही हो, लेकिन क्योंकि हम लोगों को उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, उसके वेरियस सिंटेक्स और सिमेंटिक्स नहीं पता हमें, तो हमें पता नहीं है कि वो रन टाइम पे कैसे बिहेव करेगी, कंपाइलर रन टाइम पे कैसे बिहेव करेगा, लैंग्वेज रन टाइम पे कैसे बिहेव करेगी, राइट? तो इसलिए हम्म। उस वक्त उसको रन रन करना ज़रूरी है। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड, या तुम्हें मिल जाए, डिस्क्राइब हो जाए किसी लैंग्वेज या कंपाइलर के सिमेंटिक्स, हम्म। तो फिर तो रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ तुम्हें परफेक्टली पता है कि किस कि वो तरीके से स्टेटमेंट इवेलुएट क्या होगी। करेगी, सही है। ये यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, प्रिसाइज सिमेंटिक्स could allow programs to be proven correct without testing। सही। हम्म। और बाकी सारी फजूल चीज़ें लिखी हैं। मूव अहेड। Imprecise description manuals often provide current challenges and limited solutions। अच्छा, current challenges क्या हैं? क्योंकि आज लैंग्वेजेस में semantics describe नहीं हुए fully। Manuals हम्म। often provide unclear explanations of semantics leading to, इनकंसिस्टेंसीज। say, हम्म। languages like schema include formal semantics, but most languages हम्म। do not। ज़्यादातर ठीक है। languages में semantics है ही नहीं। Proving program correctness is rarely done without testing, and commercial compilers are not automatically generated from formal semantics descriptions। अगर कोई प्रोग्राम की करेक्टनेस प्रूव करनी हो तो दे आर रेयरली डन विदाउट टेस्टिंग, राइट? इस बात समझ में आई है? नहीं, ये वाली बात समझाओ। ओके। तुम्हारे पास अगर किसी भी प्रोग्राम की करेक्टनेस टेस्ट करनी हो, तो वो आजकल टेस्टिंग के बगैर होती नहीं है। टेस्टिंग का क्या मतलब है? रन किए कि बगैर। मतलब वो रन किस तरह हो रही, सही रन हो रही है, उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं, एग्जैक्टली exactly। इसकी बात हो रही है ना। हाँ। हाँ, अगर हमें तुम्हारे पास अगेन वही बात लिखी है कि अगर हमारे पास डिस्क्राइब हुए थे, सिमेंटिक्स डिस्क्राइब हुए होते हैं प्रॉपर्ली फॉर फॉर कंपाइलर्स, तो हम लोगों को हम्म। टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा। मैथमेटिकली प्रूव हो जाता। ठीक है। ऑपरेशनल सिमेंटिक्स, अब ये क्या है? ओके। describes the describes the meaning of a program by explaining how it affects the state of a machine as it runs। सही। ऑपरेशनल सिमेंटिक्स क्या करती है कि वो बेसिकली स्टेट, मशीन की स्टेट पता है क्या होती है? कि उस वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इट्स वेरिएबल्स, उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेमोरी है, ठीक है? हम्म। मेमोरी में कितने मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, लेट्स सपोज, होते नहीं है, रजिस्टर स्पेसिफिकली नहीं होते, लेकिन लेट्स सपोज है, ठीक है? हम्म। तो उनकी एक एक वैल्यू
जब सबकी वैल्यूज लेट्स सपोज जीरो है तो वो हम्म। एक स्टेट है, राइट? हाँ। अगर तो तुम्हारे पास किसी एक की भी वैल्यू चेंज हो गई तो वो डिफरेंट स्टेट में चली गई मशीन, राइट? अगर वापस से जीरो हो गई सबकी तो वो कहाँ पे कौन सी स्टेट पे आ गई? अगेन वो वापस से जीरो वाली स्टेट पे आ गई, अच्छा। राइट? हम्म। तो स्टेट क्या है तुम्हारे पास? स्टेट है क्या तुम्हारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स एट द करेंट टाइम, राइट? तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम चल रहा, हम्म। तुमने x इक्वल्स टू 5 कर दिया, हम्म। स्टेट चेंज हो गई मशीन की। फिर तुमने x इक्वल्स टू 10 कर दिया, दो लाइन्स के बाद दोबारा से मशीन की स्टेट चेंज हो गई, हम्म। राइट? तो ऑपरेशनल सिमेंटिक्स क्या करते हैं कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बाय एक्सप्लेनिंग हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ द मशीन एज इट रन्स. A machine state refers to the value in its memory storage at any point during execution. तो ऑपरेशनल सिमेंटिक्स क्या करता है तुम्हारे कि मशीन की स्टेट कैसे वैरी कर रही है वो बता रहे होता है तुम्हें. सही है। तो रऊफ, इससे फिर हमें मतलब इसका फायदा क्या है? इसका फ़ायदा, इसका फ़ायदा मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या है. उसको ट्रैक करने में मदद होगी, और ये तो देख के ही पता चल रहा कि फॉर एग्जांपल जब हार्डवेयर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, हम्म। तो अगर कहीं पे हार्डवेयर मॉड्यूल एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा हो हम्म। तो करना क्या पड़ता है हमें? ये एक्चुअली हम लोगों ने किया हुआ भी है, तुम लोगों ने मैंने ऐसे लाइबा मर्ड वालों ने किया हुआ भी है. क्या करते हैं वो बैक ट्रैक करते हैं और वो एक एक वेरिएबल की वैल्यू चेक कर रहे होते हैं टू चेक कि कहाँ पे गलती आई, अच्छा। राइट? वो एक एक पीछे जाते जाते हैं, एक पीछे आते हैं, वो कहते हैं इस टाइम पे मशीन की स्टेट बिहेव करिए एज एक्सपेक्टेड. फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट लॉक साइकिल पे, और फिर वहाँ पे चेक अच्छा। करते हैं, और फिर नेक्स्ट लॉक साइकिल पे, और फिर वहाँ पे चेक करते हैं, सो और अगर किसी साइकिल में गलत मतलब जैसे एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ रहा तो तुम्हें तो पता फिर चल आप जाएगा कि किसकी वजह से एग्जैक्टली गलती आ रही है, तो फिर कौन सा हाँ, मॉड्यूल जो है उसकी वजह से एक एरर आ रहा है. तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं तो फिर वो स्टेट चेंज में आ जाता है। वो स्टेट चेंज भी नहीं आता, ये जो हर क्लॉक साइकिल में चेंज हो रहा है ना, ये स्टेट चेंज हो रहा है मशीन के, क्योंकि ओके। उनके वैल्यू के मेमोरी के कंटेंट्स चेंज हो रहा है, रजिस्टर्स की वैल्यूज चेंज हो रही हैं एट ईच क्लॉक साइकिल, राइट? सही है। अच्छा, ठीक है. कितना बाकी है इसमें? 178 स्लाइड्स हैं। ओह नाइस. चलो आगे तो प्री टेस्ट लूप वाली चीज़ है ना. अच्छा ये और मैं फिर प्री टेस्ट लूप, एक मिनट को, प्री टेस्ट लूप तो हो गया था ना, तुमने एक वीडियो में करवा दिया था। तो दोबारा नहीं करो पक्का? नहीं, एंड की चीज थी ना वो। हाँ, वो मैंने पिछले वाले करवाया था क्या, प्री टेस्ट लूप से जो पहले थी, जो सीक्वेंस थी और एक और कोई चीज़ थी. चलो अभी सीक्वेंस से चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ठीक है. अच्छा, operational semantics here. Here's how operational semantics work. State initially क्या है state? एक्स है, एक्स की वैल्यू 5 है अभी। नहीं नहीं, initially x की empty थी या कोई some default value थी. यानी कि अच्छा। basically तुम्हारे पास याद रखो कि जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहा होता है. सही है। ये बात समझ आई? हाँ कि मतलब जैसे सही, हाँ समझ आ गई है मुझे ओके. बात, कि किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के ऊपर जा रहा होता है वो वेरिएबल। हाँ, राइट. अब अगर x हम्म। डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ तो उस हम्म। मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, कि चाहे वो हाँ। ज़ीरो भी हो, कोई ना कोई तो हाँ। वैल्यू होगी, राइट? तो वो बेसिकली यही कह रहा है कि इनिशियली जब डिफाइंड ही नहीं हुआ हुआ एक्स, तो फिर क्या है कि उस मेमोरी लोकेशन पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. या तो एम्प्टी होगा या तो कोई डिफॉल्ट हाँ, वैल्यू होगी। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब कंप्यूटर साइंस में नथिंग है. एम्प्टी का मतलब तुम्हारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? कोई ना कोई तब भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है। स्टेप वन में तुमने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू 5, तो यानी कि उस हम्म। मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू क्या सेट हो गई, 5. 5। स्टेप टू में क्या है तुम्हारे पास कि एक्स की वैल्यू सेट कर रहा है 6, यानी कि 5 + 1, हम्म। राइट? तो स्टेट आफ्टर रनिंग बोथ स्टेप द एक्स होल्ड्स द वैल्यू 6. तो बेसिकली वो स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है तुम्हारा कि पहले स्टेट क्या थी,
कि x की उस मेमोरी लोकेशन पर तुम्हारे पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, राइट? हम्म। और हम्म। आफ्टर रनिंग तुम्हारे पास उस पे उस मेमोरी लोकेशन पर 6 है। सही है। सही। हम्म। ओके, प्रॉब्लम्स विद डायरेक्ट मशीन एग्जीक्यूशन, इसमें मैं क्लास में नहीं आता ना। पता नहीं, रऊफ याद नहीं है मुझे। अच्छा, अभी काम करते हैं कि मुझे ये पहले पढ़ने देना, मैं कल जो है वो चैप्टर 3 कंप्लीट कर देंगे फिर। सही है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे पहले बंद करने दो।